दोस्तों आज मैं पृथ्वी पर मौजूद कुछ ऐसे भूभागों के बारे में बात करने वाला हूं जो मुख्य रूप से तीन तरफ से पानी से घिरे होते हैं और एक तरफ से जमीन से घिरे होते हैं। जी हां, आज मैं बात कर रहा हूं प्रायद्वीपों के बारे में। मैं आपको बता दूं कि एक द्वीप चारों तरफ से पानी से घिरा होता है और एक प्रायद्वीप तीन तरफ से पानी से घिरा होता है और एक तरफ से जमीन से घिरा होता है। यही कारण है कि ये अपनी जलवायु को लेके बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, क्योंकि तीन तरफ समंदर है, एक तरफ ज़मीन है, तो यहाँ की जो जलवायु है बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक होती है। उदाहरण के तौर पे भारतीय प्रायद्वीप यानी इंडियन पेनिनसुला को देख लीजिए। यहाँ पे दक्षिण पश्चिमी मानसून भी आता है, बंगाल की खाड़ी से भी मानसून आता है। एक हिस्से में बहुत ज़्यादा बरसात होती है, एक हिस्सा बिल्कुल सूखा पड़ा है, कहीं बर्फ़ पड़ रही है तो कहीं धूप पड़ रही है। तो इस वजह से प्रायद्वीपों की जलवायु जो होती है काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक होती है। तो आज हम विश्व के कुछ एक प्रमुख प्रायद्वीपों के बारे में बात करने वाले हैं, जिनको सुन के आप अचंभे में रह जाएंगे और एग्जाम्स में भी आपको ये बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। शुरुआत हम लोग करेंगे कमचटका प्रायद्वीप के साथ, जो कि रूस के अंदर मौजूद है। रूस का ये जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, इसी को कमचटका प्रायद्वीप कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस प्रायद्वीप पे लगभग 300 ज्वालामुखी हैं। जी हाँ, 300 ज्वालामुखी हैं, जिसमें से 30 जो हैं वो सक्रिय हैं। यानी कि 30 में से कुछ एक तो फट रहे होंगे या फट सकते हैं निकट भविष्य के अंदर, ऐसी संभावना बनी हुई रहती है। यही कारण है कि इसको बहुत महत्वपूर्ण एरिया माना जाता है और यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर स्थल की सूची में रखा है। अब जहाँ ज्वालामुखी होते हैं वहाँ की धरती अंदर से कुछ ज़्यादा गर्म होती है। यही कारण है कि यहाँ पर गर्म पानी के झरने या ऐसे फंवारे या तालाब आपको देखने को मिल जाएंगे। हालांकि यहाँ पे लोग मछली पकड़ने के लिए तो आते हैं, लेकिन सैन्य रणनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसे माना जाता है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसे भूरे भालुओं का घर माना जाता है। और मैं आपको बता दूं कि 17वीं शताब्दी में एक खोजकर्ता थे व्लादिमीर एटलसॉव, उन्होंने इसकी खोज की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रशिया की दृष्टि से भी और पर्यावरण की दृष्टि से भी, तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद हम चलते हैं मलाया प्रायद्वीप। नाम से समझ में आ गया होगा, मलेशिया में मौजूद है। ये एरिया पूरे एशिया का सबसे दक्षिण भाग माना जाता है और इसके अंदर थाईलैंड और मलेशिया के बहुत से भाग मौजूद हैं और ये लगभग 1200 किलोमीटर लंबा है। खास बात यह है कि ये हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर के बीच में स्थित है। इसीलिए जो मलक्का जलडमरू मध्य है, ये जो आपको हिस्सा नजर आ रहा है मलक्का जलडमरू मध्य, ये बहुत महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार का मार्ग है और इसी मार्ग के चलते इस क्षेत्र को इंपॉर्टेंट माना जाता है। ध्यान देने लायक बात यह है कि रबड़ और ताड़ का तेल, इसका उत्पादन करने के लिए ये जगह पूरे विश्व में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है और यहाँ पे पर्यटन भी बहुत सारे आते हैं। तो यहाँ की जो आर्थिक गतिविधि है वो रबड़, ताड़ के तेल और पर्यटन से चलती है। यहाँ पे जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जहाँ ऐसे वर्षा वन मौजूद होंगे वहाँ पे तरह तरह की प्रजातियाँ तो होंगी। तो जैव विविधता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसे माना जाता है। कुछ लोग इसको हॉटस्पॉट भी कहते हैं, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसके बाद आता है क्रीमिया प्रायद्वीप। अब इसका नाम सुन के आपके दिमाग में रूस का नाम आ गया होगा, रशिया का नाम आ गया होगा। ये जो क्रीमिया है, इसका इतिहास बहुत ज़्यादा समृद्ध है और जटिल है, क्योंकि कई सदियों के अंदर यहाँ पे विभिन्न सभ्यताएं भी रही हैं और साम्राज्य भी रहे हैं, जैसे कि यूनानी, रोमन, बीजांटीन, मंगोल, तुर्क और आखिर में आके रूसी। साल 2014 में रूस ने इस पर कब्जा कर लिया था, तो इसे आपको याद रखना है। काला सागर के उत्तरी किनारे पर यह मौजूद है और इसलिए इसको बहुत ज़्यादा रणनीतिक जगह माना जाता है। यहाँ मुख्य रूप से स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं और यहाँ पे फलों जैसे अंगूरों की बढ़िया खेती होती है और कृषि से यहाँ का जो आर्थिक व्यवस्था है वो चलती है। तो इसे आपको याद रखना है, क्रीमिया प्रायद्वीप। इसके बाद आता है जटलैंड प्रायद्वीप, या फिर कुछ लोग इसको जूटलैंड प्रायद्वीप भी कहते हैं। ये जो प्रायद्वीप है ये मुख्य रूप से डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन इसका दक्षिणी भाग जो है वो जर्मनी में भी आता है। यह यूरोप की सबसे मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है और बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को अलग करता है और इसी वजह से रणनीतिक तौर पे इस जगह को बहुत ज़रूरी माना जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो एरिया है ये मुख्यतः समतल एरिया है। यहाँ पे आपको रेतीले तट देखने को मिलेंगे, उपजाऊ कृषि भूमि देखने को मिलेगी, बंजर भूमि भी देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे कोई बहुत ऊंची पर्वत श्रृंखला नहीं देखने को मिलेगी। तो ये बात आपको याद रखनी है कि समतल है यहाँ का भूगोल। अगर इसके आर्थिक तथ्य की बात की जाए तो कृषि, मत्स्य पालन और पवन ऊर्जा, मतलब यहाँ पे पवन चक्कियाँ लगी हुई हैं और इसी से जो पैसा बनता है उस पैसे से यहाँ की अर्थव्यवस्था चलती है। तो इसे आपको याद रखना है, कृषि, मत्स्य पालन और पवन ऊर्जा। इसके बाद अगर ओंगावा प्रायद्वीप की बात की जाए तो ये उत्तरी कनाडा के अंदर स्थित है और ये आर्कटिक टुंड्रा का एक विशाल क्षेत्र है। अब आप पूछेंगे कि टुंड्रा क्या होता है।
पवन वाली वीडियो जब मैंने बनाई थी तो मैंने आपको बताया था कि जो हवाएं ध्रुवीय क्षेत्रों में चलती हैं उन्हें टुंड्रा कहा जाता है। तो ये जो उत्तरी कनाडा है, इसका ये जो हिस्सा है ये आपको उत्तरी ध्रुव के पास ही नज़र आ रहा है। तो यहाँ जो हवाएं चलती हैं वो टुंड्रा हवाएं चलती हैं और इसीलिए इसको टुंड्रा का एक विशाल क्षेत्र कहा गया है, उंगावा प्रायद्वीप को। तो वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है। अब चूंकि ये टुंड्रा क्षेत्र के अंदर है इसलिए यहाँ की जलवायु बहुत ज़्यादा कठोर है। इतनी कठोर जलवायु में कोई रह तो पाता नहीं है, इसलिए ये इलाका विरल आबादी वाला है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी रहती नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको उंगावा शील्ड कहा जाता है, इस पूरे एरिया को। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सी चट्टानें पाई जाती हैं और चट्टानों में पाए जाते हैं खनिज, यानी कि खनिज का भंडार यहाँ पे मौजूद है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो उंगावा क्षेत्र है यहाँ पे खनिज मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे स्वदेशी आबादी तो रहती है, इनुइट नाम के लोग हैं, वो पारंपरिक घर बना के यहाँ पे रहते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है। इस एरिया में आपको आर्कटिक वन्य जीव मिलेंगे, जैसे कि कैरिबू और आर्कटिक लोमड़ी, इस टाइप के जीव आपको मिलेंगे और थोड़े बहुत समुद्री जीव भी मिल जाएंगे। तो बहुत ही रिमोट एरिया है जहाँ पे ये रहते हैं, ज़्यादा कोई इनको परेशान करता नहीं है, तो ये एरिया इनके लिए अच्छा हो जाता है। इसके बाद चलते हैं कैलिफोर्निया प्रायद्वीप की तरफ, जो कि मैक्सिको का हिस्सा है, लगभग 1200 किलोमीटर लंबा है, जो कि दुनिया के सबसे लंबे प्रायद्वीपों में से एक माना जाता है। ये जो प्रायद्वीप है ये कैलिफोर्निया की खाड़ी, जिसे कार्जेंट सागर भी कहते हैं, और प्रशांत महासागर, दोनों को आपस में अलग करता है। यहाँ रेगिस्तानी परिदृश्य, ऊंचे पहाड़ और लंबी तटरेखाएं पाई जाती हैं और ये जो पूरा एरिया है ये भूकंपीय रूप से बहुत ज़्यादा सक्रिय माना जाता है, यानी कि यहाँ पे भूकंप आते रहते हैं। मैक्सिको के अंदर ही अभी हाल ही में एक मछली भी नज़र आई थी, अगर आपको पता हो, इसको कयामत की मछली कहते हैं। होता सिर्फ यही है कि इसको थोड़ा सा फ्रिक्वेंसी का अंदाज़ा हो जाता है तो ये ऊपर आ जाती है, ये भूकंप आने वाला होता है। कैलिफोर्निया की खाड़ी को दुनिया का सबसे बड़ा मछली घर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि वेल हो गई और स्थानीय मछलियाँ हो गई, डॉल्फिन हो गई, इस टाइप की मछलियाँ। इतने सारे जल के जीवों का घर होने की वजह से यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में जगह दी है, तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ की जो आर्थिक गतिविधि है वो भी मछली पालन, कृषि और पर्यटन से ही चलती है। तो ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसके बाद अगर हम फ्लोरिडा चलें तो फ्लोरिडा प्रायद्वीप यूएसए के अंदर मौजूद है और सबसे खास बात यह है कि ये चूना पत्थर का एक विशाल पठार है, मतलब एक विशाल पठार के ऊपर स्थित है। यही कारण है कि यहाँ पे बहुत से झरने और गुफाएं पाई जाती हैं। जो अटलांटिक महासागर और मैक्सिको की खाड़ी है उसके बीच में ये फैला हुआ है और ये अपनी लंबी तटरेखा, उष्णकटिबंधीय जलवायु और लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के लिए इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो अब आप हिसाब लगा सकते हो कि यहाँ पे पर्यटन कितना होता होगा। इन चीज़ों की वजह से इसका पर्यटन बढ़ जाता है। इस प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में आपको एवरग्लैड्स मिलेंगे। एवरग्लैड्स क्या होते हैं? जो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की दलदली भूमि होती है ना, उसे एवरग्लैड्स कहते हैं। ये इसके दक्षिणी भाग पर मौजूद है। इसकी वजह से यहाँ पे बहुत से वन्य जीवों का घर भी बसा हुआ है, यही कारण है। तो वन्य जीवों का घर भी इसे माना जाता है। यहाँ की जो आर्थिक गतिविधि है वो सीधी सी बात है पर्यटन की वजह से चलती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से थीम पार्क मौजूद हैं, जैसे कि ऑरलैंडो थीम पार्क बहुत ही फेमस है। यहाँ पे कृषि भी होती है, तो इन दोनों की वजह से इसकी अर्थव्यवस्था चलती है। एक भूवैज्ञानिक तथ्य ये है कि जो फ्लोरिडा की भूमि है वो बहुत ज़्यादा युवा मानी जाती है और समुद्री तल से बनी हुई है मेनली। यहाँ पे आपको कई सारी प्रवाल भित्तियाँ यानी कि कोरल रीफ्स मिल जाएंगे, जो समुद्री जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो आप कह सकते हो कि प्रकृति की बड़ी कृपा है इस जगह के ऊपर, तो इम्पोर्टेंट है फ्लोरिडा, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद आखिर में अगर हम अलास्का के बारे में बात कर लें तो ये भी यूएसए के अंदर मौजूद है। अलास्का प्रायद्वीप दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों में से एक माना जाता है, जिसमें कई सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद हैं। उदाहरण के तौर पे नोवा रूपटा, अब इसका नाम आपने सुना होगा, वो इसलिए क्योंकि इसने 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दक्षिण पश्चिमी अलास्का में लगभग 800 किलोमीटर तक फैला है और बेरिंग सागर को प्रशांत सागर से अलग करता है। यही कारण है कि वन्य जीवों और मछली पकड़ने के लिए ये जगह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रायद्वीप है ये भूरे भालुओं की एक बड़ी आबादी का घर है। खास तौर पे कैटमाई राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम नोट कर लेना, कैटमाई नेशनल पार्क। यहाँ आपको अक्सर बहुत ज़्यादा पर्यटन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भालू अलग अलग तरीके के कारनामे करते हुए नजर आते हैं। अगर इसके भूगोल की बात की जाए तो यहाँ पे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत,
ग्लेशियर, नक्काशीदार घाटियां और टुड्रा शामिल है। वही बात है, टुड्रा का क्षेत्र आ जाता है यहाँ पे। जहां तक जलवायु की बात है तो यहाँ की जलवायु अलग अलग तरीके से बदलती रहती है। जैसे कि ऊपर जो है आपको उप आर्कटिक एरिया नजर आएगा, तो नीचे आपको थोड़ा सा समुद्र भी नजर आएगा। तो यहाँ पे जलवायु थोड़ी थोड़ी भिन्न भिन्न होती रहती है। और अगर यहाँ की आर्थिक गतिविधियों के बारे में बात की जाए तो मछली पकड़ना और प्राकृतिक गैस का निष्कर्षण इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण भाग माने जाते हैं। तो यहाँ पे प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के लिए अलास्का का ये हिस्सा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, ये हो जाते हैं दुनिया भर के इम्पोर्टेंट प्रायद्वीप। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये वो हैं जो महत्वपूर्ण माने जाते हैं और जिनसे सवाल बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इस वीडियो के अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।